जय हिंद। आप लोग का स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट चैनल पे। आज हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का एक मॉडल सेट करेंगे जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा उपधातु है। चूँकि हम लोग जानते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल 7 उपधातु होते हैं जिनका नाम होता है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। इन सभी में से जो हम लोग ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं कि जर्मेनियम हम लोग का उपधातु होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। हमारे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ चाकू से काटे जाने वाले 3 ही धातु होते हैं, लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम। इन तीनों में से हम लोग का ऑप्शन एक लिथियम दिखाई दे रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है सीना बार किसका अयस्क है। सीना बार का रासायनिक सूत्र होता है HGS, जो कि हम लोग को पारा का एक ये अयस्क है जिसे Hg बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है CHO का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है। इसका प्रकार्यात्मक समूह एल्डिहाइड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल बोल रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट जूल बट्टा कूलॉम को हम लोग 1 वोल्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दोस्तों दूरदृष्टि दोष वाली यानी कि दूरदृष्टि दोष बोले दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और चालक की प्रकृति पर भी। चालक किस प्रकृति का है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, सिल्वर का, इस सब किसका है, सभी। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। बोल रहा है कि कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है। बैक्टीरिया से होने वाले रोग गिनोरिया, सिफिलिस ये दोनों हैं, और मसा जो कि एक जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन ग्लूकोज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है पादपों में पाया जाने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पादपों में वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल इनमें से कौन पादप हार्मोन है। इंसुलिन जो कि हम लोग को जंतुओं में पाया जाता है, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ये सभी जंतुओं में पाए जाने वाले हैं, जबकि डी साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल बोल रहा है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। पैदल चलने से भी हम लोग को पर्यावरण को कुछ नुकसान नहीं होता है, साइकिल से चलने में भी कोई नुकसान नहीं, जबकि मोटरसाइकिल से चलना से हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि मोटरसाइकिल के धुआं हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है।
प्राकृतिक संसाधन, वायु भी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है तथा जल भी प्राकृतिक संसाधन है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही। अगला सवाल बोल रहा है प्राक कोश में होते हैं, प्राक कोश में प्राक कण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग हम लोग वृक्क को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन पुष्प में फूलों के द्वारा होता है। अगला सवाल बोल रहा है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, केचुआ एक उभयलिंगी जंतु होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब 80 mm को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है हम लोग का CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, CHO अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? दोस्तों समावयवी उसे कहते हैं जिसके प्रत्येक तत्व समान हो किंतु उनका आबंध अलग अलग होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हम लोग, C2H5OH और बोल रहा है CH3OCH3। देखिए कार्बन की संख्या 2 है यहाँ पे, तो इसमें भी कार्बन की संख्या 1 और 1 2 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या देखिए 5 और 1 ये 6, इसमें देखिए 3 और 3 6। ऑक्सीजन की संख्या इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। अब चलिए इसका आबंध देखते हैं। C2H5OH का होता है C2H5OH। देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। और देखिए CH3 का ये हम लोग का है C2H5OH का और ये हम लोग का है CH3OCH3 का। देखिए इन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल हम लोग का अगला सवाल बोल रहा है पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। साइटोकिनिन सहायक पौधों में प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई के वृद्धि में भी, तने के वृद्धि में भी एवं पादप के प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए भी, इन सभी के लिए सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल बोल रहा है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों हाइड्रा में मुकुलन की विधि के द्वारा प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल बोल रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए एवं शारीरिक संतुलन के लिए, इन सभी के लिए उत्तरदायी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल हम लोग का अगला सवाल बोल रहा है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग का अगला सवाल बोल रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। दोस्तों पादप में जाइलम जल का वहन करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। हम पहले भी बताए थे ज से जाइलम, ज से जल, फ से फ्लोएम, फ से फूड, यानी कि जाइलम जल के लिए होता है और फ्लोएम फूड यानी कि भोजन के लिए होता है। तो इसमें बोल रहा है जाइलम
यानी कि ज से जाइलम ज से जल, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल बोल रहा है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। पुष्प का अंडाशय वाला भाग ही आगे चलकर फल बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल बोल रहा है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। दोस्तों लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्रियों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोल रहा है मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं। मानव शरीर की किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की हम लोग 23 युग्म होते हैं, यानी कि इसको संख्या में 46 हो जाते हैं, जबकि इसमें बोल रहा है युग्म यानी कि पेयर, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर संख्या में बोलता तो 46 सही होता। चलिए अगला सवाल बोल रहा है निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं घास, पुष्प तथा चमड़ा। दूसरा ऑप्शन घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। तीसरा ऑप्शन फसलों के छिलके, केक एवं रबर। चौथा ऑप्शन कोक, लकड़ी एवं घास। तो दोस्तों हम लोग का इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है लेड नाइट्रेट पूर्ण चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किसका होता है। जब हम लोग लेड नाइट्रेट के चूर्ण को प्रखनली में लेकर गर्म करते हैं तो जो धुआं निकलता है भूरे रंग का, वो धुआं नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोल रहा है CaCO3 और ये आगे चलकर बन रहा है CaO प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एक यौगिक जाकर आगे दो यौगिक में टूट रहा है, यानी कि इसका टूटना को अपघटन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना एक अपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है 2HI पराबैंगनी किरण के उपस्थिति में H2 प्लस I2 यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है। देखिए पहला बात कि 2HI जाकर यहाँ पे H2 और I2 में बदल रहा है, यानी कि ये टूट रहा है, टूटने को हम लोग अपघटन बोलते हैं। और पराबैंगनी किरण यानी कि प्रकाश की, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए प्रकाशीय अपघटन को, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर डी घास। अगला सवाल बोल रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। जिसका विजातीय यौगिक यानी कि तीन इसमें से सेम होंगे और एक अलग होगा। चलिए देखते हैं चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। खड़िया का भी रासायनिक सूत्र CaCO3। संगमरमर इन का भी रासायनिक सूत्र CaCO3। इन तीनों का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। देखिए इन चारों में से प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल बोल रहा है जठर रस का pH मान लगभग होता है। जठर रस का pH मान 1.2 होता है, जो कि ये अम्लीय होता है। अगला सवाल बोल रहा है NaOH का pH मान लगभग होता है। NaOH एक क्षार होता है, इसीलिए इसका pH मान 7 से अधिक, यानी कि इसमें सभी 7 से अधिक है, जबकि इसका एकदम बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी 14 सही होगा। अगला सवाल निम्न में से कौन सा अवकारक है। दोस्तों इसमें से H2 जो एक है अवकारक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है अम्लीय जल का विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड पर उल्टे प्रखनली में जमा होता है, इसके आयतनों का क्या संबंध है। दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी कि
H और O का अनुपात होगा 2:1। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है। दोस्तों ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो लिक्विड के फॉर्म में होती है और ये चमकती भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल बोल रहा है सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है। दोस्तों सोडियम एक ऐसी क्रियाशील धातु है जो खुले में कभी नहीं रख सकते हैं, इसको हमेशा केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग का अगला सवाल बोल रहा है अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर हमेशा अम्ल बनाता है, जबकि धातु का ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाता है। इसीलिए दोस्तों अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। उसको दोस्तों छात्र को हरा रंग दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। दोस्तों विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड पे बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। दोस्तों विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड पर मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है हम लोग का निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इथेनॉल एक ऐसा यौगिक है जिसको हम लोग ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। दोस्तों वर्ग 1 में हम लोग को तत्व होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम एंड Fr। ये सभी हमारे वर्ग फर्स्ट में होते हैं, इसको हम लोग क्षार धातुएं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है। दोस्तों आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। ऑप्शन नंबर डी तथा 7 आवर्त होते हैं। अगला सवाल बोल रहे हैं हम लोग का अक्षीय तत्व कौन है। दोस्तों हमारे पीरियोडिक टेबल में अक्षीय तत्व 18वें ग्रुप को बोलते हैं, जिसमें होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसीलिए दोस्तों इसके लिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हीलियम सही होगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन बोल रहा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए लेंस का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। दोस्तों जरा दूरदृष्टिता के लिए अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने बाइफोकसी का चश्मा उपयोग करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। दोस्तों परितारिका के शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि किसको हम लोग नवीकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं। कोयला, जबकि ये पुराना है, पेट्रोल भी प्रकृति गैसीय है, जबकि सौर ऊर्जा यानी कि सोलर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। चूंकि हम लोग जानते हैं ओम के नियम से V = IR होता है, इसीलिए हम लोग का यहाँ से R हो जाएगा V/I, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही।
अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। दोस्तों गाड़ी में बैक साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी हमेशा एफ बराबर r/2 होता है, यानी कि 40/2, जो कि ये 20 मरतबा में कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है। आवर्धन का दोस्तों ऋणात्मक मान वस्तु के सापेक्ष में प्रतिबिंब उल्टा है, यही बताता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण बनता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम को परितारिका बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विभक्त वलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है तांबे के तार की एक कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी कर रही है। इस कुंडली से प्रेरित विद्युत धारा दिशा कितने परिभ्रम के पश्चात परिवर्तन होता है। दोस्तों हमेशा आधे परिभ्रम के पश्चात परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। दोस्तों अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग फोकस के और पोल के बीच यानी कि ध्रुव के बीच वस्तु को रखेंगे, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हम लोग का, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला सवाल बोल रहा है हम लोग का नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब का दूरी ली जाती है। दोस्तों इसके अनुसार हम लोग बिंब की दूरी ऋणात्मक लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोल रहा है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत यानी कि उससे कोई वातावरण को नुकसान ना हो, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस। अगला सवाल कौन सी गैस वैश्विक उष्मण के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम लोग पहले ही अब क्वेश्चन में पढ़े थे CO2, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बोल रहा है यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। जब किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रखते हैं तो वो विद्युत चुंबक बनता है, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है विद्युत फ्यूज काम करता है। दोस्तों विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। दोस्तों फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बाएं हाथ की तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करती है, यानी कि संकेत करती है, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है हम लोगों का
विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आज हमारा सवाल आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों अगले दिन मिलेंगे फिर नए मॉडल सेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।